हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे जो डिस्पोजल अकाउंट होता है हमारा, कोई एसेट है उसको हम डिस्पोज कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई संपत्ति आपने खरीदी हुई थी, कुछ भी हो सकता है, आपके यहाँ की कोई मशीन हो सकती है। अब उस मशीन को हम जब बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो 5-6 चीजें होती हैं। क्या क्या हो सकता है सोचो। कोई मशीन हमने खरीदी, तो जब खरीदी थी तब की बात तो हो नहीं रही है। अब बात हो रही है किसकी? डिस्पोज करने की, परिसंपत्ति को निपटाने की। क्या लिखा होता है हिंदी में, बोलते हैं हम लोग उसको परिसंपत्ति निपटान खाता, ठीक है। और यहां पर मैं आपको फिर से बोलूंगा कि इंग्लिश के टर्म्स को एंट्रीज के टाइम पर बहुत सारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी यूज करते हैं, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में जब भी काम करते हैं तो वहां पर इंग्लिश के टर्म्स सारे होते हैं। तो परिसंपत्ति निपटान खाता लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, और अगर इसी को हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो होता क्या है कि आपने परिसंपत्ति खरीद रखी थी, है ना। और परिसंपत्ति खरीदना कैसा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, पूंजीगत व्यय है। अब पूंजीगत व्यय में हम लोग उसको क्या मानते हैं? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय तक उसको धीरे 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 करके डिप्रिशिएट करते हैं, उस पर ह्रास लगाते हैं। और जब डिप्रिशिएट करते हैं तो किसी भी तरह से हो सकता है ना, वो स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है, अलग अलग तरह से हो सकता है। तो मान लीजिए हमारा किसी भी मेथड से है, तो एक जो भी हमने परिसंपत्ति खरीदी थी, अब हम उसको उस दिन तो बेच नहीं रहे हैं, कुछ साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल बाद बेच रहे हैं। तो 8 साल, 10 साल, जितने भी समय के बाद बेच रहे हैं, तो एक तो क्या हो जाएगा, वो जो संपत्ति का हमारा खाता होगा, एसेट अकाउंट होगा, उसमें तो अभी भी वही एंट्री पड़ी होगी। कौन सी वाली? कि कितने में खरीदा गया था। अब जब हम उसको बेच रहे होते हैं ना, तो हमारा संपत्ति वाला खाते में क्या होगा? संपत्ति वाला खाता हमारा उतने से पहले में डेबिट किया हुआ था उसको, क्योंकि कोई भी संपत्ति खरीदेंगे तो वो हमारा क्या होता है? एसेट बढ़ रहा होता है। और परिसंपत्ति को बढ़ने को हम एसेट कर, जब भी बढ़ रही होती तो उसको डेबिट करते हैं। तो एसेट जब बढ़ा था, जब हमने खरीदी थी, अब हम एसेट को बेच रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे? उस खाते को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन होगा क्या क्या, पहले वो देखो। डेबिट और क्रेडिट को मैं आपको एक साथ समझा दूंगा आराम से। तो सबसे पहले जब बेचना स्टार्ट किया, तो हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी होंगी? कि हमने कितने में खरीदा था, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इस पर कितना ह्रास इकट्ठा हो चुका है, जो संचित ह्रास है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो कितना है, किस दिन, जिस दिन उसको बेचा जा रहा है, जिस दिन बिक्री हो रही है। दूसरी चीज वो आ जाती है। तीसरी चीज क्या आएगी इसी में? जो तीसरी चीज आएगी वो आपका क्या आ जाएगा कि परिसंपत्ति का विक्रय मूल्य कितना, आपने वास्तव में बेचा तो कितने में बेचा, ठीक। अच्छा, और चौथी चीज क्या आएगी कि मान लीजिए उस परिसंपत्ति में कुछ ऐसा हिस्सा है जो आपको नहीं बेचना, ठीक है। हो सकता है उसका एक हिस्सा है, 1 लाख रुपए की परिसंपत्ति थी, 80,000 रुपए का पार्ट आप अलग करके बेच सकते हो, 20 लाख का ऐसा पार्ट है जिसको आपको आगे यूज करना है, तो आपने नहीं बेचा। तो जब नहीं बेचा, तो जो हमारा एसेट अकाउंट था, जो परिसंपत्ति खाता था, हम उसको 1 लाख से क्रेडिट नहीं करेंगे जो हम बेच रहे हैं। हम क्या करेंगे? 80,000 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 का शेष भाग है जो हमने नहीं बेचा। तो ये वाली एंट्री क्या होती है? मतलब इसमें हम अलग से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें कितना एंट्री करना है वो समझ में आ जाता है, ठीक है। अब ये आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। और फिर एक चीज क्या बचती है कि इस जो आपने बेचा है परिसंपत्ति को, उससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो फायदा या नुकसान जो होता है वो अल्टीमेटली हम क्या कर देते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। किसमें करते हैं? वही व्यापार एवं लाभ एवं हानि खाते में उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 5 चीजें हो रही होती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये सारी चीजें तो होंगी, बात सही है, लेकिन हम बनाते क्यों हैं? हमें क्यों जरूरत है? ये सारी चीजें तो हमारे पास पहले से ही थी। कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें कि कोई एक नई चीज हो रही हो। ये सारी चीजें आती है हमारे पास। डिप्रिसिएशन ह्रास भी पहले से था, हमने पहले से एसेट खरीदा हुआ था, तो एसेट अकाउंट भी हमारे पास पहले से है। बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे आएंगे, सारी चीजें हैं। तो हम क्यों बना रहे हैं? हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? क्यों बना रहे हैं भाई? सीधी सी बात है। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। किसी भी एसेट को खरीदा गया और फिर बेचा गया, और उस समय काल में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस है, जितने भी लेन देन है, वो आपको एक ही जगह पर दिख जाए, सारे के सारे, पूरी क्लैरिटी मिल जाए। कितना डिप्रिसिएशन हुआ, कितने में खरीदा था, कितने में बेचा, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, कोई पार्ट है जो बेचा है नहीं बेचा, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर दिख जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं? इस खाते को बनाते हैं जिसका नाम क्या है? परिसंपत्ति निपटान खाता या फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक। अच्छा, अब समझ लीजिए ये 5 चीजें ही संभव है जो हो सकती हैं। तो जब ये 5 चीजें होंगी तो एंट्री कैसे कैसे होगी? जर्नल एंट्री कैसे होगी? रोजनामचा में आप प्रविष्टि कैसे करेंगे? तो समझिए, एक एक करके आराम से समझेंगे। इसी में स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आप सबको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, संपत्ति की मूल लागत, हम बेचने के समय की बात कर रहे हैं, जब हम बेच रहे हैं, जब हम डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है। निपटाने के समय की बात है, निपटान के समय की। अब क्या हो रहा है? जब आपने संपत्ति की मूल लागत की बात करोगे, तो जो हमारा ओरिजिनल परिसंपत्ति खाता था, मान लो मशीन है कोई, तो मशीन खाते को जब हम बेच रहे हैं तो क्या करेंगे? जब खरीदा था तब तो हमने उसको डेबिट किया था, और जब बेचेंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जो हमारा एसेट अकाउंट होगा, जो हमारा परिसंपत्ति खाता होगा, इसे क्या बोल सकते हैं? परिसंपत्ति खाता।
तो हमारा अगर परिसंपत्ति खाता है तो उसको हम बेचने के समय पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और उसी के साथ दूसरा खाता जिसमें हम एंट्री कर रहे होंगे वो कौन सा होगा, वो होगा एसेट डिस्पोजल का। तो इसको अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। अब इसमें हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कुछ करने की आवश्यकता है। यहां पर हमने जो ह्रास के लिए प्रावधान किया गया उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डेबिट और क्रेडिट पूरा पूरा हो गया, तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं आ रही होगी। ठीक, अच्छा दूसरी चीज देखो, जिस दिन बिक्री की गई उस दिन तक का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उसका क्या होगा। अब याद करिए डिप्रिसिएशन क्या होता था, ह्रास, और डेप्रिसिएशन जो हम अपना प्रोविजन का खाता बनाते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे, यानी कि जब हम ह्रास के लिए प्रावधान खाता बना रहे हैं तो उसमें क्या करते थे, तो समझिए जो डेप्रिसिएशन है हमारा ह्रास है वो क्या होता है, वो तो हमारा एक तरह का क्या होता है, व्यय हो जाता है मान लीजिए। ठीक, और अगर व्यय बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम क्या कर रहे होंगे, जो ह्रास है उसको तो हम क्या करेंगे, डेबिट करते जाते हैं, लेकिन साथ में जब हम प्रोविजन की बात करेंगे, प्रावधान की, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं उतने से ही। क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर आपका ह्रास जितना भी होता जा रहा है, आप क्या करते जा रहे हो, ह्रास को तो एक्सपेंस मानते हुए आप क्या करते जा रहे थे, डेबिट करते जा रहे थे। और जो हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट था इसको हम क्या करते जा रहे थे, इसको हम करते जा रहे थे क्रेडिट। ठीक, इसको हम क्या करते रहे थे, क्रेडिट करते रहे थे। तो हमारे पास जो टोटल बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। समझ रहे हैं आप। अगर हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट यानी कि ह्रास के लिए प्रावधान खाते की बात करेंगे तो इसमें जो भी हमारे पास बैलेंस आएगा वो कहां होगा, जमा पक्ष में होगा, क्रेडिट साइड पर होगा। तो क्रेडिट साइड पर हमारे पास बैलेंस बना हुआ है। अब हमें क्या कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे कि बिक्री की तिथि तक जो संचित ह्रास है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, सोचिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है उसी के साथ तो एंट्री करेंगे। तो डेप्रिसिएशन वाला जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, अभी तो जो क्रेडिट बैलेंस था तो इसको वापस बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पर एंट्री कर देंगे। इसकी किसके कर देंगे, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की हमारी एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड पर। और जैसे ही आपको पता चल गया कि यहां पर एंट्री होगी डेबिट साइड की, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट यानी कि परिसंपत्ति निपटान खाते में क्रेडिट साइड पर एंट्री हो जाएगी। हो गई बात, समझ में आ गई। यही दो एंट्रीज हैं जो लोग, एक तो इस एंट्री में लोग कंफ्यूज होते हैं काफी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और दूसरा जिसमें होते हैं वो ये है लाभ और हानि के। लाभ और हानि वाला आसान है क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है तो एंट्रीज बदल जाती हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाकी एंट्रीज तो बहुत ही आसान है। तो अब अगली जो एंट्री है वो किस बात की आ रही है, वो आ रही है जब आपने विक्रय किया। विक्रय करना तो बहुत आसान है। आपने बेचा तो आपको क्या मिला होगा, पैसे मिले होंगे, कैश मिला होगा, या फिर किसी भी तरह से आप मान लीजिए कि बैंक में पैसे आ गया, कैश आ गया। तो अगर आप मान लीजिए बैंक में आ रहे हैं पैसे तो आप क्या करोगे, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा सीधा सीधा। बैंक में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट अगर आपने डेबिट किया तो फिर क्या होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये भी सिंपल है, ये तीनों एंट्रीज हो गई। अब ये वाला तो मैंने आपको बताया था कि ये इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। इससे आप ये समझ पाओगे कि पहली वाली जो एंट्री है वो कैसे करनी है। पहली वाली का मतलब क्या हुआ, संपत्ति की मूल लागत। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपने संपत्ति खरीदी थी, लेकिन आपने 20,000 रुपए का अभी भी जो हिस्सा था वो नहीं बेचा। ठीक, तो जब 20,000 का हिस्सा नहीं बेचा तो आप क्या करोगे, इस टाइम पर जब क्रेडिट कर रहे हो तो 80,000 से एसेट अकाउंट पर क्रेडिट करोगे। क्यों, क्योंकि आपने 20,000 का हिस्सा नहीं बेचा। तो ये वाला जो पार्ट है उसको आप ध्यान रखते हो जब आप यहां पर ये वाली एंट्री कर रहे होते हो। तो इस वाली एंट्री में क्या हो जाएगा कि संपत्ति का शेष भाग जिसे बेचा नहीं गया, तो जब बेचा ही नहीं है, 1 लाख की थी, 80,000 का ही बेचा है आपने, तो 80,000 से आप क्रेडिट कर दोगे किसको, एसेट अकाउंट को, और एसेट डिस्पोजल को आप क्या कर दोगे, 80,000 से डेबिट कर दोगे। तो हमारी ये वाली एंट्री भी समझ में आ गई। अब आती है हमारी आखिरी एंट्री, विक्रय से लाभ हुआ या हानि हुई। आपने बेचा, 1 लाख रुपए के सामान खरीदा था आपने, और 5-6 साल हो गए, और मान लीजिए आपका 50,000 रुपए का डिप्रिसिएशन लग चुका है, और आपने 60,000 रुपए में बेच दिया। क्या मैंने बोला कि आपने 1 लाख रुपए की ओरिजिनली खरीदी थी, समझिएगा। डिप्रिसिएशन यानी कि ह्रास कुल मिलाकर के हो चुका है 50,000, और आपने क्या किया, 60,000 रुपए का बेच दिया। ठीक, तो कुल मिलाकर के इधर हो जा रहा है 1,10,000, और जबकि आपने ओरिजिनली कितने का खरीदा था, 1 लाख का। तो ऐसे में आपको 10,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। अब क्या करोगे, ये प्रॉफिट क्या होगा, ये जो प्रॉफिट आया है वो कहां पे कर दोगे, इस प्रॉफिट को आप कर दोगे ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सोचिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट किस साइड पर हम लोग लिखा करते थे अभी तक, आपको पता है, बताइए। देखिए, अगर आपका विक्रय से लाभ हो रहा है तो दो लाभ भी हो सकता है, हानि हो सकती है, दोनों एक ही सिक्के के दूसरे पहलू हैं। ठीक है, आपको कोई बोले कि मुझे -10 रुपए का लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ
कि उसको 10 रुपए की हानि हुई है, ठीक, तो बस प्लस और माइनस की बात हो जाती है। अब ऐसे में अगर आपको हानि हो गई है तो आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है उसको डेबिट करते हो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमारे हानि वाली साइड होती है उसको हम डेबिट साइड पर लिखते चले आते हैं, और जो रेवेन्यू वाली टाइप की चीजें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर लिखते चले आते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, कब कर रहे हो, जब लाभ हो रहा है, और इस वजह से आप एसेट डिस्पोजल की बात की जाएगी, परिसंपत्ति निपटान खाते की बात की जाएगी, तो वो आपका डेबिट साइड पर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपको पता है एक साइड डेबिट होगा एक साइड क्रेडिट होगा। ऐसा ही उल्टा हो जाएगा, यहां पर जब हानि होगा तो क्रेडिट कर देंगे हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट को और डेबिट कर देंगे लाभ और हानि खाते को। आगे बात समझ में। अब इससे में एक छोटा सा उदाहरण है तो हम उसको देखेंगे तो हमें काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा हम करते कब, अच्छा ये खाता कब बनाते हमसे पूछा जाए तो ये तब बनाते जब हमें एसेट बेचना होता है। पहले सिंपल सी बात, साथ में उस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड हमें दिख रहा हो कि हाँ इस पर काफी राशि इकट्ठा हो चुका है, तो वैसी स्थिति में जब हम किसी एसेट को बेचते हैं, किसी परिसंपत्ति को बेचते हैं, तो हम इस खाते को बनाते हैं। तो चलिए वो थोड़ा सा कुछ एंट्रीज है वो आपको देखेंगे साथ व्यवस्थित तरीके से, तो आपको समझ में आएगा और बेहतर तरह से। अब परिसंपत्ति निपटान खाते से संबंधित जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज उनको देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है परिसंपत्ति निपटान खाते को हम क्या कर देंगे, जब हम बेच रहे होंगे ना तो जो हमारी एसेट अकाउंट था, जो हमारे परिसंपत्ति खाता था, उसको हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, तो इसको हम कर देंगे डेबिट। तो ये नाम पक्ष में एंट्री हो जाएगी। इसी को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख देंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट और इसको डेबिट कर देंगे। साथ में क्या रहेगा आपका, टू एसेट अकाउंट, इसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां लिखना नहीं होता है तो इसको नहीं लिखना होगा, बस मैंने आपको बताने के लिए यहां पर लिख दिया। ठीक, अच्छा अब अगला क्या होता था, अगला होता था कि आपका जो प्रोविजनिंग कर रखी थी आपने डेप्रिसिएशन के लिए, तो उसको आप कर देते हो डेबिट, और फिर क्रेडिट किसको करोगे, इसी को एसेट डिस्पोजल अकाउंट को। तो ये हमारी अगली एंट्री हो जाएगी। ये है परिसंपत्ति निपटान खाता मतलब एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब अगला, जब आपने बेच दिया तो पैसे आपको मिले, पैसे आपके बैंक में चले गए, या तो कैश में आ गया बैंक में आ गया, तो अगर बैंक में गया हुआ है तो बैंक को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और साथ में परिसंपत्ति निपटान खाते को क्रेडिट कर देंगे। अब अगली एंट्री आती थी लॉस और प्रॉफिट की। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करते थे, लॉस वाले को हम डेबिट कर देते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट होगा, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ठीक, तो अगर लाभ हानि खाता है तो इसको हम क्या कर देंगे, नाम पक्ष में करेंगे कब, जब आपको हानि हो रही होगी। ये ध्यान रखिएगा, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे थोड़ी गलती कर रखी इन्होंने, यहाँ पे ये आगे से लिखना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जब भी क्रेडिट वाली बात लिखते हैं थोड़ा आगे से लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक, और इसको हम कर देंगे क्रेडिट। ऐसे ही आप समझिए कि अगर लाभ होगा तो सिंपल है, लाभ वाले में क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो हो जाएगा टू, देखिए ये सही लिखा हुआ है इन्होंने आगे से, लेकिन यहाँ पे गलती कर दी, निपटान खाता लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए परिसंपत्ति निपटान खाता। ठीक है, सिर्फ निपटान खाता का मतलब तो नहीं है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और इसको हम डेबिट कर देंगे। नाम मतलब होता है डेबिट, जमा मतलब होता है क्रेडिट। अच्छा, तो ये तो हमारी एंट्रीज हो गई। अब इसी में एक उदाहरण दे रखा है, उसको आराम से समझेंगे तो हमें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। फिर हम लोग जो भी ये कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हैं इस वीडियो में, इसके ऊपर पूरा एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, तो एक कोई करंट एंटरप्राइज है जिसमें 31 मार्च 2017 के लिए हमें कुछ जानकारी दे रखी है कि मशीनरी का जो सकल मूल्य है वो 6 लाख रुपए का है। कब, 31 मार्च 2017 को। अच्छा, और जो डेप्रिसिएशन पर प्रावधान किया गया है वो 2.5 लाख रुपए का कर दिया गया है। ठीक है, अब बताएगा कि 1 नवंबर 2013 को, यानी कि काफी समय पहले, ये 2017 की बात है और 1 नवंबर 2013 की बात की जा रही है, 1 लाख रुपए में खरीदी गई एक मशीन थी जिस पर 60,000 रुपए का संचित राशि था, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज का था, और 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि 31 मार्च के बाद अगले वाले दिन 35,000 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, तो ये किस वित्तीय वर्ष में किया गया, ये 2017 और 18 वाले वित्तीय वर्ष में किया गया। इस स्थिति में परिसंपत्ति निपटान किस तरह से तैयार किया जाएगा इसको देखेंगे। तो परिसंपत्ति निपटान का मतलब क्या हुआ, एसेट डिस्पोजल, किस तरह से अकाउंट को तैयार किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है। जो हमारा एसेट अकाउंट होगा, जो मशीन को हम लोगों ने बनाया हुआ था, तो 1 लाख रुपए से वाली मशीन हम बेच दे रहे हैं, तो वो तो हम कर देंगे क्रेडिट। तो मशीनरी खाता जो है वो हो जाएगा 1 लाख रुपए से क्रेडिट। देखिए जमा पक्ष में हो गया, जमा पक्ष मतलब क्रेडिट पक्ष, और साथ में 1 लाख रुपए से ही हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हमारा हो जाएगा डेबिट। तो ये हमारी 1 अप्रैल को जो एंट्री हो रही है वो 1 लाख रुपए से हो गया डेबिट। ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या समझे कि 6 लाख रुपए का हमारे 31 मार्च को था, 1 अप्रैल को हमने 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो हमारा जो बैलेंस है वो 5 लाख का बचेगा। तो यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में हमसे बात की जाएगी तो 5 लाख रुपए का हमारा बैलेंस होगा, किसका, मशीनरी खाते का, क्योंकि 1 लाख रुपए का हम बेच चुके हैं। अब मशीनरी निपटान खाते को देखेंगे, जहां पे हम लोग डिस्पोजल की बात कर रहे हैं,
तो 1 लाख रुपए हमारा डेबिट हो चुका है। अब क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो हमारा आएगा प्रोविजन, कितने का कर चुके हैं? 60,000 रुपए का। अब यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना है कि मार्च से लेकर के अप्रैल तक का फाइनेंशियल ईयर और 1 नवंबर को खरीदी गई थी तो कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, वो हमें बताना ही नहीं है, हमें तो टोटल दे रखा है, तो हमें अलग से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 60,000 रुपए का वो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 अप्रैल 2017 को, क्योंकि उसी दिन तक का, जिस दिन बिक्री हुई है उस दिन तक का डिप्रिसिएशन लिखा जाता है। और दूसरी बात क्या है, कितने में बेचा गया? 35,000 रुपए में। तो बैंक अकाउंट को हमने 35,000 रुपए से डेबिट कर दिया था, तो यहां पर हम बैंक, क्योंकि बैंक को डेबिट किया हुआ था तो इस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट कितने से? 35,000 से। तो अब आपकी जो बैलेंसिंग एंट्री है वही आपका एक्चुअली हानि हो जाएगी यहाँ पर, और वो हो जाएगी 5,000 रुपए से ये अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो लाभ और हानि खाते में जब ट्रांसफर करोगे तो लाभ और हानि खाता 5,000 रुपए से हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।